नामी गांव में लखन नाम का गरीब किसान अपने बीमार माता पिता के साथ रहता था। वो खेतों में फसलें उगाकर गांव में बेचता और अपने घर वालों का पेट पालता था। बेटा, तेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने उन्हें वक्त पे दवा और अच्छा खाना खाने को बोला है। मेरी भी दवाइयाँ खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। लेकिन खैर बेटा, मुझे छोड़, कहीं से उधार पैसे मांग के अपने पिताजी की दवाई ले आ। हाँ माँ, आप फिक्र ना करें, इस बार अच्छी फसल होगी, उससे जो पैसे आएंगे उससे मैं आपका और पिताजी का इलाज करवाऊंगा। आप देखना, आप दोनों पहले जैसे हो जाएंगे। मैं दुआ करती हूँ बेटा, ऐसा ही हो। सही है माँ, अब चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। ठीक है बेटा, जा और ये ले खाना, वक्त से खाना खा लेना। ठीक है माँ। इतना कहकर लखन खेतों में खेती करने निकल पड़ता है। इस बार कुछ भी करके मुझे अच्छी फसल उगानी ही होगी, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। जो भी पैसे थे इस फसल पे लगा दिए हैं। इतना कहकर लखन खेतों में बीज डालने लगता है। तभी उसके गांव का दोस्त सूरज आ जाता है। लखन, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मैं दोबारा से खेत में बीज लगा रहा हूँ। वो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन तुम जानते हो इस बार मौसम कैसा है। बेवक्त बारिश से सारी फसल खराब हो रही है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी फसल अच्छी हो पाएगी? हाँ, मुझे पूरा यकीन है, भगवान मेरी दुआ जरूर सुनेगा, मेरी फसल बहुत अच्छी होगी। मेरी मानो तुम मत बीज लगाओ, रहने दो, फसल वैसे भी अच्छी नहीं हो पाएगी। लखन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और वापस से बीज लगाने लगता है, जबकि उसका दोस्त सूरज मुंह बना के वहाँ से चला जाता है। मैंने सारे बीजों को खेत में लगा दिया है और अब भूख भी लग रही है, माँ का दिया हुआ खाना खा लेता हूँ। जैसे ही लखन मुंह हाथ धोकर खाना खाने बैठता है, उसे दूर से एक साधु बाबा अपनी तरफ आते दिखते हैं। साधु बाबा, आप यहाँ? खैर है सब? हाँ बेटा, मैं साथ वाले गांव से आ रहा हूँ जरूरी काम के लिए, लेकिन मैं इधर किसी को नहीं जानता और मुझे भूख भी बहुत लग रही है। अच्छा ऐसा है, तो आप मेरा खाना खा लें। ये आपके लिए खाना तो नहीं है, लेकिन अगर इससे आपकी भूख जरूर मिट जाएगी। बेटा, खाना अच्छा बुरा नहीं होता, लेकिन मैंने देखा ये खाना तुमने अपने लिए खोला था। अपना खाना मुझे दे दोगे तो खुद क्या खाओगे? कोई बात नहीं साधु बाबा, मैं घर जाकर खाना खा लूंगा, आप ये खा लें। बेटा, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुश्किल वक्त में मेरी मदद की है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान तुम्हारा अच्छा वक्त लाए और बुरे वक्त से लड़ने की हिम्मत दे। इतना कहकर साधु बाबा खाना खाने लगते हैं। खाना खाते ही वो लखन की तरफ देख के मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। लखन भी उन्हें जाते देखकर वहाँ से अपने घर चला जाता है। माँ, घर में कुछ खाने को हो तो लाओ, बहुत भूख लगी है। बेटा, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। तुझे जो खाना दिया वो भी रात का बचा हुआ खाना था, और जो पास थोड़े से पैसे थे उससे तेरे पिताजी की दवाई ले आई। ये सुनकर वो बहुत परेशान होता है और चुपचाप जाकर सो जाता है। उसने ये रात भूखे पेट ही गुजारी थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। वो दूसरों के खेत में मजदूरी करता था और अपने खेत में भी मेहनत करता था। लखन की फसल बहुत अच्छी उग गई थी। वह अपने खेत में खड़ा अपनी फसल को देखकर खुश हो रहा था। तभी उसका दोस्त सूरज वहाँ आता है। वाह लखन, तेरी फसल तो बहुत अच्छी उग गई, इतनी किस्मत वाले हो, कहाँ दूसरों के खेतों में भी काम मिल गया। दूसरों के खेतों में काम करना मेरी मजबूरी है, अगर वो ना करूँ तो पिताजी के लिए इलाज कैसे करवाऊँ। बस एक बार मेरी फसल अच्छे से तैयार हो जाए, फिर मेरी भी किस्मत खुल जाएगी। वो ये कह ही रहा होता है कि तभी मौसम अचानक से खराब हो जाता है और बारिश होने लगती है। अचानक से बारिश? अरे भगवान, अगर ये बारिश थोड़ी सी हुई तो मेरी फसल के लिए अच्छा होगा, लेकिन अगर ये ज्यादा हुई तो मेरी फसल तो बर्बाद हो जाएगी। बारिश तेज होती जा रही थी। लखन का नुकसान देखकर उसका दोस्त सूरज बहुत खुश होता है और कहता है, अच्छा लखन, मैं चलता हूँ, बहुत तेज बारिश हो रही है, मुझे घर भी पहुँचना है। लखन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और ऐसे ही बारिश को देखता है जो मुसलसल तेज होती जा रही थी।
वो पूरी तरह से बारिश में भीग जाता है और उदासी से अपनी फसल को देखता है। पूरी बारिश लखन के सिर पे बरसती है। वो वहीं खड़ा रहता है। बारिश के बाद उसकी फसल बुरी तरह से तबाह हो चुकी थी। वो बेचारा परेशान हाल अपने घर वापस आता है और माँ से कहता है, माँ, सारी फसल बर्बाद हो गई, बारिश की वजह से सब तबाह हो गया। ऐसे रो मत बेटा, भगवान ने चाहा तो अच्छा वक्त भी आएगा। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, मुझे पिताजी के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अच्छा, एक काम करता हूँ, राजा के पास जाता हूँ और उनसे कहता हूँ कि मुझे कोई काम दे। मुझे यहाँ वो मुझे कोई ना कोई काम जरूर दे देंगे। ये सोचते हुए वो वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर में वो राजा के दरबार में पहुँच जाता है। प्रणाम महाराज, मेरा नाम लाखन है। मैं इस गांव का गरीब किसान हूँ। हाँ लाखन, बोलो। बारिश से मेरी फसलें खराब हो चुकी हैं। घर में बीमार माँ बाप हैं और उसके लिए मुझे काम चाहिए। मुझे यकीन है आप मेरी मदद जरूर करेंगे। ठीक है लाखन, तुम्हें मैं अपने महल में माली का काम सौंपता हूँ। मेरे बगीचे को खूब ध्यान से रखना है। जैसा आपका हुक्म महाराज। राजा का काम देने से लखन बहुत खुश होता है और भाग के अपने काम में लग जाता है। उसका दोस्त सूरज भी उसी महल में माली का काम करता था। लखन को वहाँ देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, हद है, ये यहाँ भी पहुँच गया। खैर लाखन, तुम्हें मैं यहाँ रहने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। लखन खूब मेहनत से काम करता है और उसका काम देखकर राजा उससे बहुत खुश होते हैं। ये देखकर सूरज सोचता है, मैं कोई इस महल की कीमती चीज लाखन के झोले में डाल दूंगा। पर मजा आ जाएगा इस लाखन को। ये सोचते हुए सूरज राजा के खजाने वाले कमरे में जाता है और कहता है, अब आएगा मजा। इस खजाने को लाखन के झोले में डाल दूंगा और जब इस खजाने के ढूंढा जाएगा तो वो लाखन के झोले से मिलेगा। वो ये सब कहते हुए सारा खजाना लखन के झोले में रख देता है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और एक दिन मंत्री जी राजा के पास आते हैं और बोलते हैं, महाराज, महल से सारा खजाना गायब है। ये क्या कह रहे हो? मेरा खजाना कोई इस महल से कैसे ले जा सकता है? महाराज सारे महल के नौकरों को बुलाते हैं और कहते हैं, देखो, मैं जानता हूँ मेरा खजाना तुम सब में से किसी ने चुराया है। अगर तुम खुद ही वो खजाना वापस कर देते हो तो तुम्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर मैं तुम में से किसी को रंगे हाथों पकड़ लेता हूँ उसे बहुत बुरी सजा दी जाएगी। ये सुनकर पास खड़ा सूरज बोलता है, महाराज, मैं जानता हूँ ये खजाना किसने चुराया है। किसने? लाखन ने। कुछ दिन पहले इसने अपने झोले में कुछ डालते हुए मैंने देखा था। हो सकता है वो आपका खजाना ही हो। जल्दी से लाखन के झोले की तलाशी ली जाए। महाराज भी तभी से बोलते हैं। ये सुनते ही मंत्री जी लखन के झोले की तलाशी लेते हैं तो वहाँ से सारा खजाना मिल जाता है। ये क्या किया तुमने लाखन? मैंने तुम्हें गरीब समझकर काम दिया और तुम अपने बूढ़े माँ बाप के पेट पाल सको और तुमने मुझे धोखा दे दिया। नहीं महाराज, मैंने ये सब नहीं किया। ये झूठ मूठ मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है। मैं यहाँ नया हूँ, मुझे खजाने के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सुनते ही महाराज बोला, ठीक है, तुम्हें सजा नहीं दी जाएगी, लेकिन अब तुमसे महल से जाना होगा। अब तुम्हें मजीद यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। ये सुनकर सूरज बहुत खुश होता है और लखन वहाँ से मायूस होकर जंगल की तरफ चला जाता। मुझे लगता है कोई इंसान हमारा शिकार करने आया है। नहीं दोस्त, मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा विचार आ रहा है कि बेचारा हालात का मारा हुआ है। अगर ऐसा है तो चलो इससे पूछते हैं क्या हुआ इसके साथ। अरे रुको, सुनो, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम लाखन है। मैं बस चलते चलते यहाँ आ गया। तुम अपनी परेशानी हमें बता सकते हो? मुझ पर राजा ने चोर का इल्जाम लगाकर महल से निकाल दिया। अब मैं इसलिए परेशान हूँ कि अपने घर वालों का पेट कैसे पालूंगा। लखन ये बात बता ही रहा था कि एक सांप भालू को काटने आ रहा होता है। लखन पास पड़ी कुल्हाड़ी उस सांप को मारता है और वो वहीं मर जाता है। तुमने मेरे दोस्त को बचाया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। अरे ये कोई भी होता
तो मैं उसकी मदद जरूर करता। ये लो कुछ सोने के सिक्के, मेरी तरफ से तुम्हारा इनाम है, मेरी जान बचाई तुमने। लखन वो सोने के सिक्के ले आता है और उनसे अपने माँ बाप का इलाज करवाता है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। वहाँ सूरज राजा के खजाने में से कुछ न कुछ चुराता रहता है और एक रोज वो पकड़ा जाता है। अच्छा तो तुम चोर हो, अभी तक तुमने चोरी की और इल्जाम बेचारे लखन पर डाल दिया। मुझे माफ कर दे महाराज, मुझसे गलती हो गई, इसे कैद खाने में डाल दो। सूरज मिन्नतें करता रहता है मगर उसे माफ नहीं किया जाता। महाराज को अपनी गलती का एहसास होता है और वो भोला से माफी मांगने उसके घर आता है और बहुत सारा खजाना भी उसके लिए लाता है। मुझे पता चल चुका है कि उस खजाने का चोर सूरज है, तुम नहीं, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। ये तुम्हारे लिए कुछ खजाना लाया हूँ, इसे रख लो, तुम चाहो तो दोबारा से मेरे महल में आकर काम कर सकते हो। कोई बात नहीं महाराज, आपका बहुत शुक्रिया। लखन वो खजाना पाकर बहुत खुश होता है और उसके पास अब खूब धन दौलत होती है और वो दोबारा से राजा के महल में काम करने लग जाता है। अच्छाई की हमेशा जीत होती है। ये कहानी है सोहनपुर गांव के दो किसानों मगन और भोला की। मगन चालाक और साजिश था, जबकि भोला अपने नाम की तरह भोला और अपने काम से काम रखता था। दोनों अपनी अपनी जमीनों पर खेती करते। मगन हर वक्त इस ख्याल में रहता कि किसी न किसी तरह भोला का नुकसान कराए। भोला, इस मर्तबा मेरी फसल तुमसे भी अच्छी होगी। अरे वो कैसे? तुम्हें तो पता है मैं अच्छी नस्ल का बीज डालता हूँ और खेत पर तुमसे ज्यादा मेहनत भी करता हूँ। भोला और मगन के खेत को एक ही नहर से पानी जाता था। दोनों सुबह के टाइम नहर का पानी खोल देते थे। मैंने आज सैर जाना है, आप ऐसा करना, मेरे भी खेत पर पानी लगा देना। मगन के दिमाग में कोई मंसूबा चल रहा था। हाँ हाँ, तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं अपने खेत में पानी लगाऊंगा तो साथ में तुम्हारे खेत में भी लगा दूंगा। ये कहकर भोला शहर की तरफ चला जाता है। आज तो सही मौका है, मैं क्यों लगाऊं इसके खेत में पानी। और मगन नहर का सारा पानी अपने खेत पर लगा देता है। और मगन के खेत में पानी ना मिलने की वजह से जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो मुरझा जाते हैं। अगले दिन तेज धूप की वजह से मगन के खेत की सारी जमीन सूखी पड़ जाती है। भोला जब शहर से वापस आकर सुबह अपने खेत में जाता है। ये तो ऐसा लग रहा है कि मैंने कई दिनों से खेत को पानी नहीं दिया। मगन भैया देखो ना, मेरे खेत में तो अभी पौधे निकलना शुरू हुए थे, वो सारे के सारे मुरझा गए। ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो बराबर पानी दिया था। मगन ये कहकर अपने खेत में काम में लग जाता है और भोला अजीब सी कश्मकश में होता है। आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। लाली, मैं क्या बताऊं, कल जब मैं शहर जा रहा था तो मगन भैया से कहकर गया था कि मेरे खेत पे पानी लगा देना। उन्होंने अपने और मेरे दोनों खेतों में पानी तो लगाया, पर मगर जब मैं सुबह गया तो मेरे खेत के नन्हे मुन्ने पौधे बेजान थे। आपने मगन भैया को देखा था पानी देते हुए? नहीं लाली। आपको मगन भैया का पता नहीं क्या, वो कितने शातिर हैं और जरूर उन्होंने हमारे खेत पर पानी नहीं लगाया होगा। हाँ हाँ, हो सकता है, तुम ठीक ही कह रही हो। आप चिंता न करें, मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है, वो आपके साथ कभी गलत नहीं करेंगे। अगले दिन भोला सुबह ही अपने खेत की तरफ जाता है। कैसे हो भोले? ठीक ही हूँ। ये कहकर वो अपने काम में लग जाता है और काम करते करते दोपहर हो जाती है। मैं खाना खाने घर जा रहा हूँ, तुम मेरे खेत का ख्याल रखना।
अभी पौधे बहुत छोटे छोटे हैं, कोई जानवर आकर उन्हें नुकसान न पहुंचाए। आप क्यों फिक्र करते हो? आप बेफिक्र होकर जाओ। भोला पेड़ के नीचे बैठ जाता है और खेत की मुकम्मल निगरानी करता है। थोड़ी देर में मगन आ जाता है। भोला, जाओ अब तुम खाना खा के आओ। मगन पेड़ के नीचे बैठ जाता है। थोड़ी देर गुजरती है तो दो गाय वहाँ चरती चरती भोला के खेत में आ जाती है और देखते ही देखते सारे खेत का सफाया कर देती है। ये देख के मगन मन ही मन खुश हो रहा होता है कि इतने में भोला वहाँ आ जाता है और मगन सोने का ड्रामा करने लगता है। उठो मगन भैया, गजब हो गया है। इन गायों ने तो मेरा सारा का सारा खेत बर्बाद कर दिया। भोला की आंखों में आंसू थे। अरे अरे, ये क्या हो गया? पता नहीं मेरी आंख कैसे लग गई। उन गायों ने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। भोला परेशान होकर घर चला जाता है। और मगन की खुशी का तो कोई जवाब ही नहीं होता। आप इतनी जल्दी आज घर आ गए? लाली, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरा सारा खेत बर्बाद हो गया। ये आप क्या कह रही है? जब मैं घर पर आया था, मगन की आंख लग गई और गायों ने मेरा सारा खेत खाकर तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। मुझे तो लगता है मगन भैया की आंख लगी ही नहीं होगी। उन्होंने जानबूझकर ये करा है। नहीं नहीं, वो ऐसा क्यों करेगा? गाय आपके खेत पर लगी है। अगर वो मगन भैया के खेत पर लगी होती तो वो कभी नहीं सोते। मुझे तो फिक्र है, अब हमारा घर कैसे चलेगा। आप फिक्र ना करें, वैसे भी हमारे पास गाय भी है। गाय? हाँ हाँ, हमारी गाय सोहनी। मैं रोज उसका दूध निकालूंगी और जो दूध हमारी जरूरत से बचेगा आप उसे साथ वाले गांव में ले जाकर बेच आना। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो, मैं ऐसा ही करूँगा। पेट पालने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब लाली रोज सुबह सोनी का दूध निकालती और भोला दूसरे गांव जाकर उसे बेचता। और जो पैसे मिलते उनसे ही उनके घर का गुजारा चलता। भोला दूध की बाल्टी कर दूसरे गांव जा रहा होता है और मगन रास्ते में उसको मिलता है और उससे पूछता है, अरे भोले, कोई नया काम शुरू कर दिया है? मगन भैया, सोहनी का दूध बेचकर ही हमारा गुजारा हो रहा है और मेरी फसल तो खराब हो गई थी। आप बताओ, आपकी तो फसल कुछ समय बाद तैयार हो जाएगी। हाँ देखना, इस बार मैं अपनी फसल शहर ले जाकर बेचूंगा। कुछ देर बात करने के बाद भोला वहाँ से चला जाता है। सूरज भी उन दिनों ताजी पर था और कड़की की गर्मी पड़ रही थी। मगन सोच रहा होता है कि नहर में पानी भी कम रह गया है और अगर उन दिनों बारिश नहीं हुई तो मेरी फसल तबाह हो जाएगी। और मगन फिक्रमंद होकर घर चला जाता है। मगन अपनी बीवी चंपा से कहता है, चंपा, क्या बताऊं, फसल को पानी की जरूरत है। आप फिक्र क्यों करते हैं? हमारी फसल अच्छी है और ये हमें दुगना मुनाफा देगी। ऐसा तो तब होगा कि भगवान करे कि समय पर बारिश हो जाए। अगले 2-3 रोज तक बारिश नहीं हुई और गांव के नहर का पानी भी खुश्क हो गया। मगन की तरह दूसरे किसान भी बारिश न होने के कारण बहुत परेशान थे। तेज गर्मी और बारिश न होने की वजह से मगन की फसल सूख कर घास बन जाती है। ये क्या हो गया? मैंने क्या सोचा था और ये क्या हो गया? हाय, मैंने भोले के साथ गलत किया था ना, इसलिए भगवान ने मुझे मेरे कर्मों का फल दिया है। चंपा, मैंने भोले को नुकसान पहुंचाया था, मेरे साथ भी वही हुआ है। मेरी सारी फसल मुरझाकर घास बन गई है। उसका मतलब आपने भोले की फसल जानबूझकर खराब करी थी। आपने बहुत गलत किया ये। अब हम क्या करेंगे? ये सब आपकी बुरी नीयत के कारण हुआ है। और इसी तरह दिन गुजरते गए और भोला साथ वाले गांव में दूध बेचकर अपना घर चला रहा था। जबकि मगन की हालत बहुत बुरी होती है। अब तो उसके पास पछतावे के सिवाय कुछ नहीं होता। खैर, जैसे जैसे अगली फसल की बुआई के दिन करीब आते हैं और इस दफा बारिश भी अच्छी खासी होती है, भोला और मगन फिर से अपनी जमीन को बुआई के लिए तैयार करते हैं और इस दफा बारिश की वजह से जमीन भी हमवार होती है और काम करने में भी आसानी होती है। मगन भैया, इस दफा हमारे पास नहर में अच्छा खासा पानी है और मेरे ख्याल से ये हमारी पूरी फसल के लिए काफी होगा।
हाँ भगवान करे इस दफा हमारे साथ ऐसा ना हो जिस तरह पिछली दफा हुआ था। इस दफा उन्होंने गेहूं की फसल की बुआई की होती है और कुछ हफ्तों बाद उनकी फसल तैयार हो जाती है। दोनों की फसल बहुत अच्छी होती है और दोनों बहुत खुश भी होते हैं। उसको देखकर मगन भोले से कहता है, बोले तुम फसल की कटाई कल ही कर लो, हमारे पास समय नहीं है। और मगन शहर में गायों के दाम मालूम करने चला जाता है। नमस्ते बाबा लाल, कैसे हो मगन? भगवान की कृपा से मैं ठीक हूँ। ये बताओ शहर में गेहूं का क्या दाम चल रहा है? शहर में गेहूं की बहुत मांग है और बहुत महंगा है। पिछले साल भी बारिश न होने की वजह से गेहूं की फसल तबाह हो गई थी और शहर में भी नहीं पहुंच सकी। हाँ, लेकिन इस दफा मेरी फसल बहुत अच्छी है और मैं इसे बेचूंगा जब बाजार में इसकी मांग और बढ़ जाएगी। और गांव की तरफ वापस चला जाता है। अगले दिन भोला फसल की कटाई शुरू कर देता है और सारी फसल को घर पहुंचा देता है। बोले तुमने तो सारी फसल काट ली। मगन दिल ही दिल में सोचता है कि अभी तो बाजार में सही समय नहीं है फसल की अच्छी कीमत वसूल करने का। ये तो है ही भोला कहीं का। मगन घर की तरफ चला जाता है और सोचता है कल ही फसल की कटाई करके घर में रख दूंगा और सही समय आने पर बाजार में जाकर अच्छी कीमत पर बेचूंगा। इस रात जंगली जानवर मगन के खेत पर हमला कर देते हैं और सारी फसल पर हमला करके उसको तबाह और बर्बाद कर देते हैं और मगन की सारी फसल का सत्यानाश हो जाता है। अगले दिन मगन फसल की कटाई करने के लिए खेत में जाता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। ये क्या हो गया? हाय, ये किसने किया है? मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उसी समय भोला शहर से वापस आ रहा होता है। मगन भैया, आपकी फसलों की ये हालत किसने की? अरे जंगली जानवरों ने मेरी सारी की सारी फसल तबाह कर दी। मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। ये सब मेरे बुरे कर्मों की वजह से हुआ है। अजी, आप रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ? चंपा, मैं लुट गया। रात को मेरी सारी फसल जंगली जानवरों ने तबाह कर दी। और वो दोनों जोर जोर से रोने लगते हैं। नतीजा, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है।